राष्ट्रवादियों के महाकुंभ के लिए हम एक धनराशि एकत्रित कर रहे हैं। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए यह धनराशि महत्वपूर्ण है। आपके सहयोग से 45% क्राउड फंड पूर्ण हो चुका है, लेकिन अभी बहुत रास्ता तय करना है। हर एक रुपया आपका धर्म की शक्ति और हमारी सभ्यता के भविष्य में निवेश है। अगर आप अब तक सोच रहे थे कि कब सहयोग करें, तो समय यही है। आइए 45% से 100% तक का सफ़र साथ मिलकर पूरा करें। आज ही सहयोग करें, धर्म को सशक्त बनाएं। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज हम बात कर रहे हैं जनरल पी.आर. शंकर से। स्वागत कर रहा हूं मैं जनरल शंकर का। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो जनरल शंकर, ये एससीओ की मीटिंग में जो देखने में आ रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी वो बिल्कुल केंद्र में है। ही इज द सेंटर पीस। और जो पिक्चर्स यहाँ से जा रही हैं, इट सीम्स टू हैव अफेक्टेड यूएस को। बहुत तगड़ी चोट लगी है, इसीलिए वो आपका वो पीटर नवारो आके बकवास कर रहा है कि साहब ये आप डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेसी की तरह बिहेव कीजिए। पहले बोल रहा था स्ट्रेटेजिक पार्टनर है तो स्ट्रेटेजिक पार्टनर की तरह बिहेव कीजिए। व्हाई आर यू इन बेड विद पुतिन एंड शी जिनपिंग एंड ब्राह्मण्स आर प्रॉफिटेरिंग विद फ्रॉम ऑयल। पहले वो मोदी जी का वो योगा करते हुए एक मेडिटेशन वाला एक पिक्चर उसने पिक्चर शेयर किया दिखाया था। आज। तो लगता है रेसिज्म, कास्टिज्म, एवरीथिंग दैट वाज फेयर इन 19th सेंचुरी, वो सारी की सारी चीजें जो है वो फिर से हमारे ऊपर फेंक रहा है। इतना डेस्परेट हो गया, तो डेस्परेशन दिखा रहा है। आप क्या कहेंगे? सबसे पहले थैंक यू, दोबारा हम बात कर रहे हैं इन दिस वेरी इंटरेस्टिंग फेज ऑफ लाइफ। पर आई गॉट अ कंप्लेंट। बहुत लोग कंप्लेंट कर रहे हैं कि भाई जयपुर डायलॉग तो ऐसे यूएसए के बारे में बात करते हैं, चर्चा करते हैं कि ट्रम्प बुखार चढ़ गया उसको। वो भी अपना बेड पकड़ के बैठा है। पिछले 6-7 दिन से उसका एक स्टेटमेंट भी बाहर नहीं निकला। उन लोग तो राइट। ट्रम्प इज डेड चला दिया लोगों ने, पूरा हाँ, ट्रेंड ही। वो तो ट्रेंड ही अलग है वहाँ। बट जो आप एक्चुअली अगर बड़ा चीज देखोगे, बड़ा पिक्चर, नवारो शवारो छोड़ दीजिए, तो देर इज विश्व में एक बदलाव आ रहा है, जियोपॉलिटिकल चेंज आ रहा है। और मेरे ख्याल में ये ट्रम्प ने जाने में अनजाने में, या उसका दिमाग में क्या चलता है किसी को नहीं पता, शायद उसको भी नहीं पता होगा, कि उसने सोचा मैं ही चलाऊंगा। बट ये नहीं उसने याद किया कि भाई अमेरिका के अलावा देर आर 192 अदर नेशंस, वो भी दे कैन दिस थिंग, और बाकियों में दम है। हाँ, उनका इकोनॉमी अच्छा है, सब कुछ है। सो आई थिंक ये थियरी ऑफ अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस हो गया अमेरिका के लिए। और राइट, और मैं तो ये बोलूंगा, ट्रम्प को बिल्कुल अभी एक नोबेल प्राइज देना चाहिए। पर नोबेल प्राइज इंडिया पाकिस्तान युद्ध को रोकने का नहीं है। नोबेल प्राइज उसको ये देना चाहिए कि रशिया, इंडिया और चाइना का एक नया गठबंधन उसने शुरू कर बना दिया, दिया। बना दिया। जो ऑप्टिक्स दिख रहे हैं क्योंकि एससीओ के, वो तो यही दिखा रहे हैं। ये यही दिखा रहे हैं। और ये जो सोच है आरआईसी का सोच, 2 महीने पहले या 3 महीने पहले ये सोच था ही नहीं, बिल्कुल नहीं था। राइट। यहाँ तक मैंने एक वीडियो किया था इसी आरआईसी के ऊपर कि भाई आरआईसी के बारे में सोच करना है या नहीं, वो किसी ने देखा ही नहीं, उसका वीडियो चला ही नहीं। राइट। अगर आज मैं वो वीडियो करता जैसे आपके साथ अभी कर रहा हूँ, और इसके बारे में बात करेंगे आरआईसी के बारे में, तो ये तो दौड़ेगा, क्योंकि आज का फ्लेवर ये। तो आई थिंक अमेरिका ने ये बड़ा बड़ा यूजलेस हैंड प्ले किया है, और ट्रम्प को किसी ने रोका ही नहीं।
और उसके जितने एडवाइजर्स हैं उनको सलाह ठीक नहीं किया, और उसकी वजह से ये जो भी हो रहा है एससीओ, इसमें भी बहुत स्तर है। एक एससीओ मीट हो रहा है, उसके ऑप्टिक्स अलग हैं। एक इंडिया चाइना का बायलैटरल है, उसके ऑप्टिक्स अलग है। एक रशिया इंडिया चाइना का ऑप्टिक्स है, वो अलग है। एक इंडिया और रशिया का जो पार्टनरशिप है बायलैटरल, जो मेरे ख्याल में अभी होने वाला है या हो गया होगा, इस वक्त चल रहा है, इस वक्त चल रहा है, जब हम चल रहा है। रिकॉर्ड कर रहे हैं, हाँ, जिस समय उस समय चल रहा है। वो चल रहा है, राइट, वो है। उसके अलावा 2 दिन पहले इंडिया जापान का भी एक बड़ा महत्वपूर्ण विजिट था और संबंध। तो ये इसमें ऑप्टिक्स बहुत है, ऑप्टिक्स यानी स्तर अलग अलग हैं। इसमें इंडिया पाकिस्तान भी कहीं आ गया। अभी शबाज शरीफ देखते रह गया कि पुतिन और मोदी जी जा रहे हैं बातचीत करते हुए, और वो देख रहा है कि भाई ये क्या हो रहा है। तो सो देयर लेवल्स अब आर। एक और इम्पोर्टेंट बात हुई है कि वो पहलगाम वाला, जिसकी वजह से जब डिफेंस मिनिस्टर्स की एससीओ की मीट हुई थी, तो वो जॉइंट स्टेटमेंट जारी नहीं हो पाया था, क्योंकि पहलगाम का मेंशन नहीं हुआ, तो राजनाथ सिंह जी ने उसमें साइन करने से मना कर दिया था। यस, तो दैट स्टेटमेंट कुड नॉट कम आउट। यहाँ पर यस, वो वो हो अभी गया, आ गया, यहाँ ये हो हो गया। गया है। दैट्स अ मेजर या मेजर दैट्स मेजर अचीवमेंट। पर इसी बात पे एक और बता दूंगा कि ये वो कुसदार एक्सप्रेस के ऊपर जो अटैक हुआ वो भी आ गया है। जाफर एक्सप्रेस, जाफर एक्सप्रेस के ऊपर अटैक है, वो भी इसके अगले लाइन में आ गया है। बट इफ यू सी व्हाट इट इज, पहलगाम अटैक के ऊपर आ गया है। और दूसरी बात, अगर आपने सुना हो या कि हमारे प्रधानमंत्री ने जब वो अपना भाषण दे रहे थे, उन्होंने बड़ा साफ बता दिया कि कोई भी कनेक्टिविटी प्रोग्राम या कोई भी ट्रेड कॉरिडोर, जैसे उन्होंने सीपीसी के ऊपर इशारा था, जो इट गोज थ्रू एरियाज विच आर ऑफ अदर्स आर नॉट एक्सेप्टेबल। तो सीपीसी के खिलाफ भी बोल चुके हैं और वो बात कर चुके हैं प्रधानमंत्री जी। और इससे पहले जब जापान में थे, उन्होंने ये भी बता दिया कि ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी में, राइट, पीपल शुड बी केयरफुल कि जिस तरीके से कर रहे हैं, और बाकियों के अधिकार के ऊपर दे शुड नॉट ट्रेसपास एंड ऑल दैट। एंड सिक्योरिटी ऑफ ईस्ट चाइना सी एंड साउथ चाइना सी इज इम्पोर्टेंट, एंड यूनिलैटरल एक्शंस नहीं लेना चाहिए। और उस वक्त वो संकेत क्लियर चाइना के साथ था, के ऊपर उंगली उठाया फॉर जापान। क्योंकि सबको पता नहीं होगा कि चाइना क्लेम्स का क्लेम है सेनकाकू आइलैंड्स जो जापान के हैं, उनके साथ मैरीटाइम डिस्प्यूट है। जिस तरीके से हमारे साथ एलएसी के ऊपर डिस्प्यूट है, वहां भी डिस्प्यूट है। तो ये हमने पहले एक इंश्योरेंस टाइप उनको दे दिया है कि भाई देखो, इंडिया चाइना का जो भी है बातचीत, रिलेशंस अभी डेवलप होंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपना बेसिक चीजों के ऊपर कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। और जापान के साथ जो भी गठबंधन आगे बढ़ेगा है ही ऑलरेडी, तो दैट्स एन इंश्योरेंस कि यहाँ जो भी होगा, और इंश्योरेंस अगेंस्ट यूएसए आल्सो। सो आई थिंक एट लॉट ऑफ levels this game is being played. So आई थिंक विल टेक वन बाय वन। अगर एक एक करके लेंगे तो हमें भी क्लैरिटी होगा कि हर एक चीज का सबको क्लैरिटी होगा। तो मैं सबसे पहले इन सीक्वेंस हम लेंगे, पहले इंडिया और जापान का। ओके। राइट, सबसे पहले क्या है कि हमारा प्रधानमंत्री जापान में गए 29 और 30 तारीख को, और जापान में उन्होंने हर एक उनका जो उद्योगपति हैं उनसे बात किया। उनके गवर्नर्स, हर प्रेफेक्चर का गवर्नर के साथ बात किया, मतलब स्टेट गवर्नर्स के साथ बात किया, और उन सबको न्योता दिया कि भाई आइए भारत में। हमारा उस दिन हमारा जीडीपी भी घोषित किया गया था कि 7.8% है। सब सोच रहे थे कि 7% के करीब होगा, पर 7.8% ग्रोथ हो गया फर्स्ट क्वार्टर का। और उन्होंने सबको बता दिया, देखिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, ग्रोथ है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, आप आके इन्वेस्ट कीजिए, निवेश कीजिए इंडिया में। और उसके तहत यू नो दी यू नो
ये जो घोषित हुआ इंडिया जापान का जॉइंट डिक्लेरेशन जो बाहर निकला है, उसमें दो तीन इंपॉर्टेंट चीज है। एक तो जापान will invest $68 billion over the next 5 years in India. Right. पहले क्या था कि ये अबाउट $30 बिलियन का इन्वेस्टमेंट होना था, उसको डबल हो गया। एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सबको समझना चाहिए। राइट। सेकेंड, डिफेंस कोऑपरेशन और स्पेस कोऑपरेशन का नया एक चैप्टर खोल रहा है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू Interesting. अंडरस्टैंड। राइट। ये क्योंकि उतना क्यों, खास करके जापान के साथ जो ये विजिट था इज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज जापान और चाइना के बीच में प्रॉब्लम है, जापान और यूएसए के बीच में भी प्रॉब्लम है। जापान ने $500 बिलियन यूएसए के अंदर इन्वेस्ट करना था, और यूएसए के मुताबिक और ट्रंप साहब ने एक ट्वीट आउट किया कि उसमें जो मुनाफा होगा 90% यूएसए को होगा। और कुछ हुआ, पर उसका जो टैरिफ रेट्स है उसने एक एग्रीमेंट किया और उसके ऊपर पीछे मुकर गया वगैरह। तो जापान ने फाइनली, जब हमारे प्रधानमंत्री वहां थे, उन्होंने अपना ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव का विजिट टू यूएसए कैंसिल कर दिया और वो $500 बिलियन के इन्वेस्टमेंट के ऊपर रोक लगा दिया। तो जापान को भी That, प्रॉब्लम है चाइना के साथ। हम्म, या बोलिए। मैं कह रहा हूँ वो $500 बिलियन में से काफी हिस्सा इंडिया आ सकता है, on आएगा top of अभी। the on top of the 68. 68 आएगा, इसमें डाउट नहीं है। ये इसीलिए तो मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ कि जापान को प्रॉब्लम है चाइना के साथ, जापान को प्रॉब्लम है आज अमेरिका के साथ, हमारा भी वही है कहानी, बेसिकली वही है। सो जापान के साथ गठबंधन करना एक नया एक मोड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जापान के साथ हमारा विश्वास है, ट्रस्ट है, और जापान हमारे साथ खड़ा रह चुका है हमारे बुरे दिनों में। और जापान के साथ हमारा काफी लंबा नाता है, मारुति सुजुकी से लेकर बुलेट ट्रेन तक। Yes, राइट। and ये कम से कम 84 से लेकर अभी तक। दो ऐसी कंपनीज हैं जो कि पूरी दुनिया में भारत से ऑपरेट करके एक्सपोर्ट कर रही हैं। एक सुजुकी है एक्सपोर्ट और कर रहे दूसरी दूसरी दाइकिन है। डाइकिन है, यस। इनफैक्ट मेरे घर में सारे डाइकिन एसी ही है और 8 साल से बिल्कुल फर्स्ट क्लास चल रहे हैं। राइट। सो करेक्ट। तो ये क्या है कि ये वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, और जापान जो है हमारा साथ खड़ा रहा जब श्रीलंका में 3 क्रेडिटर है, श्रीलंका, जापान, चाइना और इंडिया। जापान हमारे साथ खड़ा रहा जब हमने श्रीलंका को स्टेबलाइज किया, और उसी वजह से चाइना को मार्जिनलाइज किया गया था। और आज श्रीलंका हमारे साथ खड़ा है। इंसिडेंटली वो अलग किस्से में बात करेंगे, पर इतना मान के चलिए जापान की वजह से। तो हमारा और जापान का जो सोच विचार है बिल्कुल सही है। और ये हमारा प्रधानमंत्री बिफोर गोइंग टू एससीओ, बिफोर गोइंग टू चाइना, इन्होंने यहाँ जाके 2 संकेत दिए हैं। चाइना को संकेत दिया है और दूसरा अमेरिका को दिया, तीसरा रशिया को भी दिया है। ये बात इंपॉर्टेंट है। ये बात इसीलिए इंपॉर्टेंट है, रशिया और जापान के जो संबंध है वो ठीक नहीं है, हमारा और रशिया का संबंध अच्छे हैं। तो इसमें काफी विकल्प निकल आते हैं। क्या हम कल के दिन कैन वी हेल्प रशिया एंड जापान टुगेदर? और अगर रशिया को कुछ ये हमारे साथ प्रॉब्लम हुआ कल के दिन, जापान एक विकल्प बन जाता है। तो ये जो विजिट था ये बड़ा क्रिटिकल था, और मेरे ख्याल में ये एक फाउंडेशनल विजिट था बिफोर गोइंग टू चाइना। ओके, नेक्स्ट ये लेवल है इंडिया चाइना बायलैटरल मीट, जो जी। हमारे प्रधानमंत्री गए चाइना और शी जिनपिंग के साथ मेल मिलाप हुआ है। देखिए, ये जो मीट हुआ है उससे परिणाम बहुत ज्यादातर निकलेगा नहीं, लेट बी वेरी फ्रैंक। तो पर एक परिणाम निकलेगा कि भाई इंडिया चाइना का एक टेम्पररी ट्रूस होगा, क्योंकि इससे पहले चाइना ने भी अपना स्पष्ट कर दिया कि हम बॉर्डर के ऊपर आपको कोई विल नॉट गो बैक 1 इंच, 1 इंच टेरिटरी भी नहीं देंगे। ये वैंग ही जब पिछले हफ्ता यहाँ आया था, उसी वक्त ये घोषणा वहां से हो गया।
तो बॉर्डर के ऊपर वो झुकेंगे नहीं। और उनका ये पुराना कहानी है कि देखिए, बॉर्डर को छोड़ो, हम ट्रेड करेंगे। ओके, वो उनका सोच के मुताबिक वो उन्होंने अपना उद्देश्य पा लिया है कि बॉर्डर के ऊपर बात नहीं करेंगे और सिर्फ ट्रेड के ऊपर बात करेंगे। हमारी ओर से हमने ये यकीन किया है कि एक कंसल्टेटिव कमेटी होगा बॉर्डर के ऊपर, और वो बॉर्डर के ऊपर शुरू करेंगे टॉक्स, और कुछ जहां जहां हो सके है बॉर्डर को डिमार्केशन होगा, और उसके बाद देखेंगे। अभी तक डी एस्केलेशन और डिसएंगेजमेंट तो हो गया एलएसी के ऊपर, डी एस्केलेशन वगैरह की बात हो नहीं रही है, तो आगे चलेंगे। राइट, तो हमारी ओर से हमने ये शुरुआत कर दिया, तो दोनों एक लेवल पे आ गए बराबरी में। पर मोर इम्पोर्टेंटली फ्लाइट शुरू होना है, कुछ कैलाश मानसरोवर का यात्रा शुरू हो गया, कुछ ट्रेडिंग उन्होंने बोला कि लिपुलेक पास और शिपकिला और नातुला में शुरू होगा। तो कुछ इंक्रीमेंटली छोटा मोटा हमने आगे कदम बढ़ाया है। बट मेन प्रॉब्लम्स चाइना के साथ रहेगा, विश्वास होगा नहीं उनके, उनको भी हमारे ऊपर विश्वास नहीं है, हमें भी उनके ऊपर विश्वास नहीं है। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ऑप्टिक्स ये है कि संकेत हम यूएसए को दे रहे हैं कि भाई देखिए, हमारे पास विकल्प है, और ट्रेड हमें उनके साथ बातचीत करना पड़ेगा। और बात यह है कि चाइना क्यों इस तरीके से बात कर रहा है। अगर आप 1 साल 2 साल पहले अगर आप देखोगे तो चाइना वॉज नॉट प्रिपेयर टू टॉक टू अस ऑन द बॉर्डर एट ऑल। अभी वो कम से कम उसके ऊपर बात कर रहे हैं, और ये भी बोल रहे हैं कि भाई हम साथ चलेंगे वगैरह। दोनों शी जिनपिंग और मोदी साहब का स्टेटमेंट्स देखिए तो कॉमन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल ये वो बात कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? चाइना का हाथ आज के दिन वीकेस्ट है। उसके वीकनेस का 2-3 कारण है। एक तो उसका इकोनॉमी बिल्कुल घाटे में है, राइट। इकोनॉमी डिफ्लेशन में है। घाटा इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो डिफ्लेशन में है। ये बताते नहीं है क्योंकि चीनी वाले हर वक्त अपना बड़ा चढ़ा के झूठ बोल देते हैं। पर अगर उनका अंदरूनी, अगर आप मीडिया में उनका रिपोर्ट्स जो आते हैं अगर आप पढ़ोगे तो वो डिफ्लेशन में है। बेरोजगारी बढ़ गया है, आबादी घट रहा है, और उनके पीएलए में दिन ब दिन बात प्रॉब्लम्स बढ़ते जा रहे हैं, राइट। और पीएलए और यू नो ये शी जिनपिंग के बीच में एक दरार है, तो इंटरनल पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं। तो ये सब देखते हुए अगर आप देखोगे तो उनका हाथ वीक है। एक और चीज हुआ है ऑप सिंदूर में, ये ये तो एनालिसिस की बात है। ऑप सिंदूर में जैसे हम काफी बार कर चुके हैं, पाकिस्तान ने चीनी हथियार इस्तेमाल किया, और उस चीनी हथियारों को हमने मात देकर पाकिस्तान को काफी चोट पहुंचाई, कोई डाउट नहीं है, किसी को डाउट नहीं है आज के दिन। हाँ, ये है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर और प्रोपागेंडा की वजह से उन्होंने बोल दिया कि हम चीनी एयरक्राफ्ट के माध्यम से हमारे रफाल गिर गए हैं और इसीलिए पाकिस्तान जीत गया। ये सब प्रोपागेंडा है, राइट। असलियत तो पाकिस्तानी जानते हैं, चीनी भी जानते हैं। यही जो एयर डिफेंस रडार हुआ, यही जो मिसाइल्स हैं उसके, यही यूएवीज हैं, ये भी हमारे एलएसी के साथ डिप्लॉयड है, और ये सब वीक हैं अभी। इनफैक्ट चीनी आइडियाज जो हैं, अगर वो सोचते हैं कि वो हमारे ऊपर अटैक करेंगे, तो मेरे ख्याल में वो उतना बेवकूफ तो है नहीं। उनको भी पता है कि उनका हथियार काम नहीं किया, बिना हथियार के आप किसको जाके आप कुछ करोगे। तो मिलिटरली भी अभी आज के दिन वीक है। अगर मिलिटरली अगर आप वीक हो तो आप क्या करोगे? समझौता करोगे, यही तो है ना, ये तो कूटनीति है। सो आई थिंक अगर आप पूरे दृश्य देखोगे तो चाइना आज के दिन बड़ा वीक है। उनको हमारा मार्केट चाहिए, उनको हमारा ट्रेड चाहिए, तभी उनका इकोनॉमी रिवाइव हो सकता है। क्योंकि कुछ बोलो या ना बोलो, ट्रंप के टैरिफ की वजह से चाइना को काफी चोट लगा। बिल्कुल, बिल्कुल, राइट, बिल्कुल। बिल्कुल। चाइना आज भी सो 54% टैरिफ
लगा हुआ है चाइना के पे ऊपर। है, या हम्म, राइट। और हमारा कंजम्पशन इकोनॉमी है, हमारा कंजम्पशन लेवल्स है 65%, उनका कंजम्पशन है 42%। चाइना में जो भी उत्पादन होता है उसका कोई खरीदता नहीं है, उनके पास क्षमता नहीं है खरीदने के लिए। चाइना में ये स्थापित हो गया है। इसमें मैं अपना कल्पना की बात नहीं कर रहा हूं, ये तो बिल्कुल आंकड़े की तरफ, और ये स्थापित हो गया है। आज भी मैं सवेरे देख रहा था कि लोग खरीद नहीं रहे, उत्पादन है, जाएगा कहाँ? सो वो हमारा मार्केट ढूंढ रहे हैं। हमें चाहिए टेक्नोलॉजी, हमें चाहिए निवेश। तो ये हम कैसे सौदा करेंगे, ये आगे जाके देखेंगे। कम से कम हमारा प्रधानमंत्री ने, अगर आपको याद है तो अक्टूबर में कजान में भी शी जिनपिंग से मिले। फिर वो बॉर्डर के ऊपर थोड़ा डिसएंगेजमेंट हो गया, खास करके देपसांग के इलाके में। और उसके बाद मार्च में एक लेक्स फ्रीडमैन का पॉडकास्ट था, जो 1-1.5 घंटे का पॉडकास्ट हमारा प्रधानमंत्री ने पूरा बड़ा इंटरव्यू दिया। हम्म, उसमें भी उन्होंने चीन के साथ किस तरीके से संबंध रखना है, कि स्पर्धा जो है वो दुश्मनी में नहीं बदलना चाहिए करके वो बोले थे। तो इट वाज आउटरीच। तो इफ यू सी दैट एज एन एक्सटेंशन की आज जो हो रहा है, तो कुछ हद तक हालत सुधर गया है। और हमारा और चीन का होगा संबंध। हमारा 3,000 से ज्यादा किलोमीटर एलएसी है। तो 3600 कभी ना कभी तो किलोमीटर या वी हैव टू normalize our relations with China. So to that extent, जो भी हुआ है ये अच्छी बात है। तो लेट अस सी। और मेजर ऑफसेट ये है कि चाइना, यूएसए को हमने संकेत दे दिया कि भाई आप नहीं तो और कहीं। तो करेक्ट। देयर सम हेडवे इन दिस। या करेक्ट। एक बोलिए। एक मैं इसमें और पूछ रहा हूँ कि ये कि जो चाइकी मिले हैं या जाकर, ही सॉट अ इसके बारे मीटिंग, में और भी आता हूँ। चाइकी मिले हैं जो साइची, कि या साइची, पोलिट या ब्यूरो इसी का स्टैंडिंग एक कमेटी का मेंबर है, और वेरी क्लोज टू शी जिनपिंग। इसका क्या अर्थ है? साइची जो है पॉलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर है, राइट। और ये जो है, वैसे माना जाता था कि ही इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर, ही इज अ पर्सनल कॉन्फिडेंट ऑफ जी जिनपिंग। पर ये भी खबर आया है कि वो आज के दिन उतना कॉन्फिडेंट नहीं है जितना सोचा जाता था। और इनके जो चाइना के अंदर कुछ पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, वो पुराने कुछ एल्डर्स हैं, उनके पुराने जो हैं उनका भी बोलबाला बढ़ रहा है। और ये भी कभी कभी खबर आता है कि जी जिनपिंग जो है वो एक टाइटुलर हेड बन गया है, वो डिसीजन लेने का उसका अधिकार नहीं है। और पीएलए के साथ भी प्रॉब्लम्स है। और हो सकता है कि पॉलिटिकल चेंज इन द ऑफिंग हो। तो उस लिहाज से साइची प्रधानमंत्री को मिलना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक कोर पॉलिटिकल आउटरीच है फ्रॉम द कम्युनिस्ट पार्टी टू द प्राइम मिनिस्टर। सो करेक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसका। और हमें विश्लेषण करना पड़ेगा और उसको एनालिसिस करना पड़ेगा। इसको देखते हैं कैसे आगे बढ़ाते हैं। सो इफ वी एंड पुट टू एंड टू टुगेदर, जस्ट वन मिनट, जो आपने बोला उसी पर बोल रहा हूँ। इफ वी पुट टू एंड टू टुगेदर, कि आपने बोला कि शी जिनपिंग इज ऑलमोस्ट लाइक अ टाइटुलर हेड, और दूसरी तरफ पोलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी का साई ची जो है वो अलग से जाके मिलता है। मुझे नहीं याद आता कि इससे पहले कोई पोलिट ब्यूरो का मेंबर अलग से जाके मिला हो कभी भी भारतीय प्राइम मिनिस्टर से। तो टू मी इट लुक्स मोर इम्पोर्टेंट देन ऑल द अदर ऑप्टिक्स। व्हाट वुड यू से? 100%, इसी यही बात पे आ रहा था मैं, कि ये जी। ऐसे मीटिंग कभी इससे पहले हुआ ही नहीं। सो बात यह है, हमें सोचने की है कि क्या इज देयर अ पॉलिटिकल आउटरीच फॉर सेटलमेंट ऑफ द बॉर्डर। मैं बड़ा दृश्य देख रहा हूं, क्योंकि जब तक बॉर्डर का सेटलमेंट ना हो, इंडिया चाइना का रिलेशंस विल नॉट बी नॉर्मल। ट्रेड नॉर्मल नहीं हो सकता। मूल है बॉर्डर। हम बोलते हैं कि बॉर्डर इज अ सेंट्रल पीस ऑफ इंडिया चाइना रिलेशंस, वो बोलते नहीं है पर मानते हैं।
ये इसीलिए मैंने बोला, इससे दो तीन आर्टिकल चाइना से निकले हैं जिन्होंने बड़ा स्पष्ट बोल दिया कि हम एक इंच जमीन भी आपके साथ देंगे नहीं। तो उन्होंने अपना दैट्स अ डबल मैसेजिंग जो आता है वहां से आया। बट अभी जो पॉलिटिकल बात हो रहा है, तो इसका इट्स गॉट अ डीपर मीनिंग। आगे जाके देखना पड़ेगा कि इसका हाउ विल इट ट्रांसलेट इनटू एक्शन। अगर बॉर्डर को टच नहीं करेंगे तो उसका कोई देयर नो मूव फॉरवर्ड। द अदर थिंग इज कि क्या ये पाकिस्तान के बारे में कुछ बात हुआ है पॉलिटिकली? क्योंकि एट द एंड सिंदूर में क्या हुआ, सिंदूर के बाद क्या है, पाकिस्तान जाके अमेरिका के गोदी में बैठ गया हम्म। और उसमें चाइना को चोट लगा होगा, राइट। उन्होंने सोचा कि भाई इन्होंने इसको पाला पोसा सब कुछ किया, ये जाके वहां बैठ गया। तो ये पॉलिटिकल आउटरीच अगर हम इंडिया के साथ करेंगे, प्रॉब्लम उनको क्या लेना देना है इंडिया और पाकिस्तान का? उनको लेना देना है इंडिया और चाइना का। अगर हम इंडिया चाइना का वाद विवाद प्रॉब्लम अगर पॉलिटिकली एक दूसरे से बात करके हम स्तर बढ़ा के उसको अगर हम सॉर्ट आउट करेंगे, तो पाकिस्तान का कोई फायदा नहीं है हमें। हम पाकिस्तान को अलग निपट लेंगे। क्या ये शुरुआत है? ये शुरुआत है। ये दोनों सोच विचार है मेरे, ये जो मैं देख सकता हूं। बट ये एक बीज है। ये द मीटिंग विद साइची इज अ बीज। और किस तरीके से ये कम्युनिस्ट पार्टी के साथ आगे बढ़ाएंगे इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि चाइना में सब कुछ पॉलिटिकल है। कुछ भी सोचोगे, कुछ भी करोगे चाइना में, वो पॉलिटिकल है। अगर आप कल के दिन चाइना के साथ आप ट्रेड करोगे, वो पॉलिटिकल है। जैसे हम बोलते हैं कि भाई बॉर्डर पहले बात करो, ट्रेड हम बात करेंगे, वो हमारा पॉलिटिकल स्टैंस है। उनका पॉलिटिकल स्टैंस क्या है? पहले ट्रेड करो फिर बॉर्डर के बारे में बात करेंगे। पर पहली बार ये एक पॉलिटिकल ओपनिंग भी बात कर रहे हैं और ट्रेड के बारे में भी बात कर रहे हैं, राइट। सो हमें आगे जाके देखना पड़ेगा कि किस तरीके से ये रोल आउट होता है, राइट। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल इन दिस। ये भी मैं बता रहा हूं, ये ना हो कि हम गलत कदम उठाएं इसमें, या ट्रेड में या पॉलिटिकल इसमें। एक नाजुक हाल मोमेंट है। बट एट द सेम टाइम ये भी मैं बताना चाहता हूं, हमारा प्राइम मिनिस्टर का पॉलिटिकल कैपिटल है आज के दिन। ऐसा और कोई पॉलिटिकल कैपिटल के साथ प्राइम मिनिस्टर रहा है पिछले सालों में? हाँ, राजीव गांधी के पास था ये पॉलिटिकल कैपिटल जब उनके 400 सीट थे, जब वो जाके डेंग जियाओपिंग से बात किया और एक नया शुरुआत किया इंडिया चाइना का, क्योंकि पॉलिटिकल स्ट्रेंथ था उनके पास। उसके बाद अगला प्राइम मिनिस्टर जिसके पास पॉलिटिकल स्ट्रेंथ है एक चाइना के साथ बात करने के लिए, एक नया चैप्टर खोलने के लिए, वो है मिस्टर मोदी। अगला प्राइम मिनिस्टर के पास होगा हमें पता नहीं है। मेरे ख्याल में ये बात उनको भी पता है चाइना, इसीलिए ये पहल हुआ है। सो ये एक बहुत विशेष पहल है जो आप, अच्छा हुआ आपने ये बात छेड़ दिया क्योंकि मैं आ रहा था उस पे। सो वील हैव टू सी वेयर इट इज गोइंग। इसके बहुत ऑप्शंस हैं, बहुत सोच करने की जरूरत है। और चाइना के साथ जो भी करना है इंक्रीमेंटली धीरे धीरे होगा। बट मेजर पॉइंट यह है कि अगर इफ यू आर इन गुड बुक्स विद चाइना, और आई वोंट से गुड बुक्स, इफ चाइना एंड इंडिया आर ऑन गुड विकेट, ये पहले भी हमने बात किया है। अगर चाइना इंडिया ने अपना बॉर्डर सुलझा दिया तो ये एक नया दृश्य होगा दुनिया का, क्योंकि हिस्टोरिकली पूरी दुनिया बदल इंडिया और जाएगी फिर चाइना तो। बदल जाएगी, राइट। सो ये क्या उस चीज का शुरुआत है? देखते हैं, उम्मीद रखना चाहिए इसके ऊपर। एंड दिस इज अभी अ वेरी तो ब्रिक्स पॉजिटिव डेवलपमेंट। अभी तो ब्रिक्स की मीटिंग होनी है अगले साल। यस, आई थिंक इन नेक्स्ट नेक्स्ट 6 मंथ्स ब्रिक्स का समिट होगा। और यही होगा डेफिनेटली इंडिया में। इंडिया में होगा। और जिस तरह से ये ट्रम्प बाबू चल रहे हैं उससे तो लगता है कि ब्रिक्स जो कि ब्रिक्स वाज सम काइंड ऑफ अ लूज गैदरिंग, मुझे लगता है ये डेफिनेट शेप ले लेगा। देखिए बात यह है कि अ, इससे पहले
हमारे प्रधानमंत्री ने ऑलरेडी न्योता दे दिया शी जिनपिंग को अगला ब्रिक्स समिट में आने के लिए, राइट। अगर आप ब्रिक्स का पूरा अगर आकार देखेंगे आज के दिन, ब्राजील ब्राजील और इंडिया के ऊपर ही सिर्फ 50% का टैरिफ है और चाइना के साथ है, और रशिया के साथ तो विरोध है ही। साउथ अफ्रीका साथ आ जाएगा। मेन फाउंडिंग मेंबर्स 5 जो है एक गुट है, और उसमें 3 यहाँ अभी शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग में है। उसके अलावा जो ईरान हुआ या इजिप्ट हुआ, ये बाकी 10 कंट्री है ना ब्रिक्स में, वो भी साथ 11 आ है सर, जाएंगे। ईरान, इजिप्ट, यूएई, इंडोनेशिया, सऊदी या अरेबिया। ये सब आएंगे, ये सब आ जाएंगे। तो अगर साथ आ गए तो फिर द वेस्टर्न लेड वर्ल्ड ऑर्डर के ऊपर एक प्रश्न उठता है। एंड इसमें क्या है कि मोस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज यहाँ है। So I think there is a huge scope for India to play a smart role. इसमें एक तो हमारा you know the importance which India is getting, ये चाहे विद अमेरिका, अमेरिका में सब सोच रहे हैं कि यार हमने इंडिया को कैसे छोड़ दिया, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। ये आज ट्विटर में जाके देखिए, एक्स में यही कमेंट है, ओके। और वो तो बड़ा खुश है कि इंडिया आ गया है। और ये पूरा कहानी में एक चीज है, आज तक सब सोच रहे थे कि पूरा दुनिया में खेल होगा, जियोपॉलिटिकली बिग पावर्स हैं रशिया, चाइना और यूएसए। पर मेरे ख्याल में वो टाइम आ गया है कि दुनिया इंडिया के बिना चल नहीं सकती, और चौथा बड़ा प्लेयर है इंडिया। और ये एक हमारे लिए मौका है कि हम आगे बढ़ाएं, और ये नहीं कि हम चाइना के ऊपर ही निर्भर हो या यूएसए के ऊपर ही निर्भर हो। जो जापान, इसलिए जापान जो मैंने शुरुआत किया था ना, बहुत इंपॉर्टेंट विजिट था जापान के साथ। और प्रधानमंत्री ने जापान में एक सेंटेंस बोला है, वो ये है कि इंडिया एंड जापान कैन शेप द एशियन सेंचुरी। आज तक जो हम बोलते हैं कि एशियन सेंचुरी का सोच आता है कि भाई एशियन सेंचुरी का मतलब चाइना का सेंचुरी, राइट? नैरेटिव तो ये है ना। पर हमारा प्रधानमंत्री ने जापान में जाके बोल दिया इंडिया एंड जापान पार्टनरशिप कैन शेप द एशियन सेंचुरी। वहां भी इन्होंने एक बोल दिया कि भाई आप चाइना, हमें पता है आप कहाँ हो, आपका सेंचुरी नहीं है, एशिया में भी हमारा बिना नहीं चलेगा। और हमारा प्रधानमंत्री ने जब शी जिनपिंग के साथ बात किया, उस वक्त भी इन्होंने बोल दिया कि मल्टीपोलर एशिया, मल्टीपोलर वर्ल्ड, दोनों के बारे में जिक्र किया। पर चाइना ने नहीं किया अभी तक मल्टीपोलर एशिया के बारे में। तो ये थोड़ा अनबन है। सो इसीलिए मैंने बोल रहा ना, ये एक नाजुक मूवमेंट है। अगर हम अपना पत्ता सही तरीके से खेलेंगे तो फिर तो हमें कोई रोक नहीं सकता, वैसे भी कोई नहीं रोक सकता। ये मेरा मानना है कि इंडिया हैज बिकम अ सुपर पावर अबाउट 3-4 इयर्स बैक। हाँ, हम अपने जिस तरीके से सोच है हमारा, वो मानता नहीं है कि हम सुपर पावर हैं। पर अभी मेरे ख्याल में इसके बाद मेरे को डाउट नहीं है, अगर 4 बड़े पावर हैं इस दुनिया में, वो इंडिया, चाइना, रशिया और यूएसए है, राइट। इसी बात पे एक और चीज बता देता हूं, चाइना हमारा दोस्त नहीं है अभी तक, राइट? ओके, पर ये भी याद रखना चाहिए यूएसए हमारा दुश्मन नहीं है। ये भी करेक्ट। बहुत लोग पीटर नवारो नॉट विथ स्टैंडिंग। उसको छोड़ो, वो 2-4 बेवकूफ हैं तो क्या हुआ, यूएसए हमारा दुश्मन नहीं है। हमें ये नहीं मानने ट्रम्प की कैबिनेट में तो ज्यादातर बेवकूफी लग रहे हैं हमको, मेरे को, क्योंकि वो कोई देखिए ट्रम्प के उसमें भी सामने मेरे बोल नहीं ख्याल सकते में कोई। हाँ, उसमें क्या है, वीक लोग हैं, वो ट्रम्प जो बोलता है वो बोल रहे हैं। सो और मेरे ख्याल में कुछ लोग हैं जो इंडिया के साथ जो हो रहा है उनका वो मानते नहीं है, बट वो बोल नहीं सकते। पर एट लार्ज बाकी अमेरिका यही बोलता है कि भाई इंडिया के साथ जो भी आप कर रहे हो बेवकूफी कर रहे हो, वो सब मानते हैं। सो इसीलिए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हमारे इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट है।
ये दोस्ती और जो फ्रेंडशिप वगैरह ट्रीटीज वगैरह और ऑल टेम्पररी। और ये भी वी शुड नॉट फॉरगेट कि इंडिया और यूएसए का जो रिश्ता है काफी गहरा है। उदाहरण के तौर पर हमारे 20 या 23 या 25 डिफेंस प्रोग्राम्स हैं, और वो डिफेंस प्रोग्राम्स पिछले 25 साल से चल रहे हैं, और वो आगे 25 साल चलेंगे। राइट, उसके लिए हमने पैसा दे दिया ऑलरेडी, और उसके ऊपर हमारा कैपेबिलिटी निर्भर है। अगर आप कल के दिन इंटरनेशनल एक्सरसाइज करना चाहते हो, हमारा पूरा स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्ट कैपेबिलिटी अमेरिकन इसके ऊपर आधार है आज के दिन। काफी हमें आप भी और और मिलिट्री कैपेबिलिटी डिपेंड्स ऑन यूएस इक्विपमेंट। तो ये उसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हो। हमारा रिश्ता है, टेक्नोलॉजी में हमारा रिश्ता है। माइक्रोसॉफ्ट हुआ या गूगल हुआ या अमेजोन हुआ, जो भी बड़े बड़े कंपनी है और छोटे कंपनी भी, यहाँ ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, उनका R&D इंडिया में चलता है। तकरीबन 1800 ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर हैं, तो रिश्ता वो टूट नहीं सकता। आज हमारा रिश्ता, आई कीप टेलिंग दिस, अंग्रेजी में बात करता हूँ, चाइना के साथ रिश्ता क्या है? इज वन ऑफ डिपेंडेंस। विद यूएसए इट इज ऑफ इंटरडिपेंडेंस। ये दो चीज, चाइना के साथ रिश्ता इज ऑफ डिपेंडेंस, यूएसए के साथ इज इंटरडिपेंडेंस। चाइना इज नॉट माय फ्रेंड, यूएसए इज नॉट माय एनिमी। तो हमें ये संतुलन रखना चाहिए, हमें भूलना नहीं चाहिए। मैं इसलिए ये नहीं बोल रहा हूं कि मैं यूएसए के नहीं, आज के दिन यूएसए हमारा दोस्त नहीं है, ये भी मैं बोल रहा हूं। राइट, सो ऑल दीज आर देयर, एंड forums like SCO, BRICS give you an alternate, और इसी के ऊपर हमारा स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी निर्भर है। कल के दिन हमारा रिश्ता अगर चाइना के साथ बिगड़ गया तो हम वापस वहां वेस्ट में जा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। नेक्स्ट चीज ये है कि हमारा FTAs इंडिया का यूके के साथ भी है, EFTA भी बना रहे हैं, मिडल ईस्ट के साथ है हमारे FTAs, और उन FTAs के जरिए और भी हमारे साथ FTA करना चाहते हैं। ऑस्ट्रेलिया हमारे साथ सेकंड फेज ऑफ FTA करना चाहती है। फिलीपींस के साथ हमने अभी FTA करना इसमें है, अभी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुआ। फिलीपींस के जो राष्ट्रपति हैं पिछले महीने यहाँ आए थे, उसके बाद हमारा 3 जहाज फिलीपींस गए, उनके साथ साउथ चाइना सी में हमने पेट्रोलिंग किया। ये जो मिलिट्री माइट है हमने प्रोजेक्ट किया। सब बोलते हैं कि भाई उनके उनके जहाज यहाँ आते हैं, हमारे 3 जहाज गए, और फिलीपींस से एक ये ऐलान आया कि और किसी देश का दम नहीं था कि आके साउथ चाइना सी के अंदर आप वॉरशिप्स भेजो। जिस तरीके से हमारे साथ आपने एक्सरसाइज किया, इवन अमेरिकन फोर्सेस डिडंट डू एक्सरसाइज विद देम इन साउथ चाइना सी। सो इंडिया का स्तर बदल गया है, हमारा सोच विचार बढ़ना चाहिए। और ये भी मैं बोल रहा हूं कि जो भी SCO में हो रहा है, जो भी इंडिया चाइना बायलैटरल हो रहा है, इंडिया जापान बायलैटरल हो गया है, इसके अलावा हमारा दृष्टिकोण और खुलना चाहिए। वी शुड स्टार्ट थिंकिंग ग्लोबली, बिकॉज हम ग्लोबल प्लेयर बन गए हैं। राइट, और क्यों? एंड ये ग्लोबल प्लेयर इसीलिए नहीं बने कि सिर्फ हमारा गवर्नमेंट अच्छा है, मोदी जी अच्छा है। ये हमारा उनको शक्ति मिला हमारे लोगों से। हम सब लोग शक्ति है जो आगे बढ़ाता है। ये अगर GDP इस देश का आगे बढ़ रहा है तो एक किसी पार्टी के माध्यम से नहीं, पूरे हमारे सब लोगों के वजह से। और हमारा जो स्ट्रेंथ है, लोकतंत्र का स्ट्रेंथ है, कल्चरल इंक्लूसिविटी है, और आइडिया के इंक्लूसिविटी है, हमारा टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस जो है, उसके माध्यम से ये आगे बढ़ रहा है, और ये आगे बढ़ता जाएगा। तो आप बताइए, ये कुछ आइडियाज जो मैंने दिया है, और अगर हैं आप पूछना चाहते हो, और या आपके आइडियाज हैं तो बताइए। I go to the next one. अब क्वाड का क्या होगा? हाँ, राइट, क्वाड क्या है कि अभी
कुछ दिन तक ये मेरे ख्याल में ब्रेकडाउन हो जाएगा। ब्रेकडाउन है, ये ठंडा पड़ जाएगा, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। बट क्वाड विल रिमेन, क्योंकि ट्रम्प के बाद कोई और आएगा। थोड़ा सा मैं क्वेश्चन को थोड़ा एनलार्ज कर देता हूँ कि क्वाड से भारत को क्या फायदा हो रहा था, और अगर क्वाड टूट जाएगा तो कम से कम मुझे तो भारत का कोई नुकसान होता दिखता नहीं है। इसका फायदा पूरी तरह से अमेरिका को हो रहा था, और क्वाड टूटता है तो नुकसान अमेरिका को होगा। बाकी जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया को कोई फर्क पड़ता नहीं, वो अपना इंडिपेंडेंटली एंगेज कर सकते हैं। जी। देखिए, क्वाड अगर आप थोड़ा पीछे जाएंगे तो क्वाड का हमने काफी फायदा उठाया, क्योंकि जब क्वाड बना था उस वक्त हमारा और चाइना का जो रिलेशनशिप बहुत खराब था। 2020 के बाद पिछले 5 साल की तो बात है, और क्वाड का हमें काफी फायदा मिला विद राइट। एंड यूएसए के साथ हमारा मैक्सिमम रिलेशंस मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशंस थे, एंड दैट वाज अ प्लेटफॉर्म फॉर क्वाड। क्वाड के तहत हमने काफी एक्सरसाइज किया वगैरह वगैरह वगैरह। सो क्वाड के साथ हमने चाइना को कंटेन करने में काफी मदद किया सबको, और चाइना को ये पता चल गया कि भाई अगर इंडिया क्वाड के अंदर है तो हमारा कहीं कुछ चलेगा नहीं। और क्वाड के, क्योंकि इंडिया क्वाड के साथ था, बाकी देश चाइना के सामने, जापान हुआ, साउथ कोरिया हुआ, फिलीपींस हुआ, ताइवान हुआ, वियतनाम, ये सब हमारे साथ अच्छे संबंध रख चुके थे। ऑस्ट्रेलिया एंड जापान depend on India quite a bit in the Quad. Of course, USA is the biggest player, but they depend कि अगर इंडिया नहीं तो क्वाड नहीं है। अब ये बात ये है कि ये जो क्वाड जो भी हो रहा है, जो भी टूट रहा है, वीक हो गया, अभी ट्रम्प अगले महीने नहीं आ रहा है क्वाड के समिट में, वो तो क्वाड समिट होगा ही नहीं, किस तरीके से होगा, वीक हो गया। तो सबसे ज्यादा नुकसान किसको होगा? ये होगा यूएसए को। इंडिया को क्या फर्क पड़ता है? इंडिया को तो एक और आपको ग्रुपिंग मिल गया, आपको विकल्प है ऑलरेडी बिकॉज ऑफ योर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। आपके पास विकल्प है, ब्रिक्स में आपके पास, एससीओ में विकल्प है, आप एफटीए बना रहे हो, एफटीए जापान के साथ आप एक्सेस खोल दिया, ऑस्ट्रेलिया के साथ खोल दिया आपने, फिलीपींस के साथ आपने अच्छे संबंध कर दिया, ताइवान के साथ अच्छे संबंध हो गए। तो क्वाड का उतना ये नहीं है। अगर क्वाड का एक जरूरत है किसी को, वो ये यूएसए को है, और यूएसए ने उसको खो दिया। व्हाट जो फायदा क्वाड से हमें मिलना था वो मिल चुका है, राइट। सो आगे अगर क्वाड को रिवाइव करना है तो यूएसए के पहल के ऊपर होगा, हमारे को उतना पहल करने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट हम उस स्थिति में हैं, हमें किसी के साथ पहल करने की जरूरत नहीं। पीपल शुड कम टू अस। जिस तरीके से ये ब्रिक्स वाले हमारे साथ आएंगे, एससीओ के लोग हमारे साथ आएंगे, और क्वाड को भी आएंगे, क्वाड भी आएगा। आईमेक, आईमेक विल जो भी चलेगा अभी, इट्स नॉट लाइक क्वाड बट आईमेक इज अ ट्रेड कॉरिडोर। आईमेक अगर चलना है तो बिना इंडिया के साथ चलेगा नहीं, और ये बात सऊदी वालों को भी पता है, यूएई वालों को भी पता है। सो मेरे ख्याल में इंडिया इज इन अ स्वीट स्पॉट कि जहां सबका जरूरत हमारा है। यू नो दे वांट टू हमारे साथ गठबंधन करना उनका रिक्वायरमेंट है। उदाहरण के तौर पर अगला हफ्ता वेस्ट जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर यहाँ आ रहा है, जो नया फॉरेन मिनिस्टर है। वो क्यों आ रहा है? पहले तो ये सब बोलते थे ना वेस्ट के, भाई आप आके हमारे साथ बात करो। आज के दिन वो यहाँ आ रहे हैं कि भाई हम आपके साथ बात करेंगे, और ये इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि अगर जर्मनी के साथ अगर हम सही तरीके से यू नो रिलेशनशिप बढ़ाते हैं, आपको टेक्नोलॉजी मिलेगा। टेक्नोलॉजी इज देयर इन द वेस्ट। आज के दिन किसके पास दो बड़े इकोनॉमी है? वो है जर्मनी और फ्रांस। फ्रांस के साथ तो आपके ऑलरेडी है, आपका टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का भी है, वो आके इंजन फैक्ट्री बनाना चाहते हैं, या वो है। जर्मनी के साथ भी खोल दो, राइट। करेक्ट। जिस तरीके सैफरन का से फाइनल हो अगर गया आप, सर, सैफरन। या फाइनल, आई मीन फाइनली हो गया, मतलब मोटा मोटा तौर पर पॉलिसी डिसीजन ली गई है, आपको टेक्नोलॉजी यहाँ से मिल रहा है। सो हम ये जो मरीन गैस टरबाइन भी बनाने जा रहे हैं यस, इंडिजिनस,
तो जो मेरियम इंडिजिनस। गैस टर्बाइन्स है उसका टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा जर्मनी के पास है। वैसे तो वी आर टॉकिंग यस, अबाउट टोटल इंडिजिनस, लेकिन इफ वी गेट टेक्नोलॉजी फ्रॉम जर्मनी, नथिंग लाइक इट। जर्मनी, क्या प्रॉब्लम? नथिंग लाइक इट। तो इस हालत में अगर आप देखेंगे तो ये जो हम आउटरीच कर रहे हैं टू यूरोप, उसके साथ हम एससीओ और ब्रिक्स को भी बैलेंस कर सकते हैं। कुछ हद तक हम रशिया को भी बैलेंस कर सकते हैं ताकि हम रशिया के ऊपर बिल्कुल ना डिपेंड। सो मेरे ख्याल में, एंड वी हैव द स्ट्रेंथ ऑफ मार्केट, वी हैव द स्ट्रेंथ ऑफ पॉपुलेशन, वी हैव द स्ट्रेंथ ऑफ टेक्नोलॉजी, और जो सर्विसेज सेक्टर हमारा स्ट्रांग है। सो जो आपका जो स्ट्रेंथ है उसके साथ आगे बढ़ सकते हो। सो आई थिंक वी आर इन अ गुड स्पेस। जो भी आउटकम्स होगा एससीओ मीट में, इंडिया चाइना, इंडिया जापान, इंडिया रशिया, राइट, इंडिया रशिया का तो गठबंधन अच्छा है और चलता रहेगा। और आई एम श्योर जो भी पुतिन एंड हमारा मोदी साहब का जो बातचीत होगा वो पॉजिटिव ही होगा, मेरे को डाउट नहीं है। रशिया भी आएगा अभी यहाँ, क्योंकि उनके पास आबादी नहीं है, वो भी आके यहाँ काम करेंगे। हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम बढ़ाना इंपॉर्टेंट है, राइट। मोटे हमें बड़ा दृश्य देखना चाहिए, और वो बड़ा दृश्य एक्चुअली हमारा प्रधानमंत्री ने अगस्त 15 को लाल किले के मंच पर उन्होंने बोल दिया है। सुदर्शन चक्र बनाना है, विकसित भारत बनाना है, विकसित भारत का रास्ता दिखा दिया, रोड मैप उन्होंने खोल दिया कि क्या करेंगे, टेक्नोलॉजी के ऊपर क्या बढ़ोतरी होगा, एनर्जी इंडिपेंडेंस किस तरीके से घटाना है, न्यूक्लियर में अगले 10 साल में क्या करना है। उन्होंने एक्चुअली अगर मेरे ख्याल में मेरे जिंदगी में पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने लाल किले से ऐसे एक रोड मैप दिया है भारत के लिए, राइट। अगर उस रोड मैप पे अगर हम 50% भी हासिल करेंगे, सिर्फ 50%, तो हमारा दृश्य बदल जाएगा। आई हैव नो डाउट अबाउट द होल थिंग। तो ये है मोटे मोटे तौर पर, और जो भी परिणाम आएगा ये इसमें अच्छा ही आएगा। और मेरे ख्याल में एक और बड़ा परिणाम आएगा, वो परिणाम यह है कि अमेरिका को एक दृश्य दिखाया जाएगा कि भाई भारत का ये अहमियत है, आप सुधर जाओ, नहीं तो आप जिस तरीके से रहना चाहते हो तो रह लीजिए, क्यों, राइट। और मैं ये भी देख रहा हूं कि अगले 3-4 महीने में अमेरिका में भी बदलाव आने वाला है, क्योंकि वहां महंगाई बढ़ गया है, लोग ना खुश है। सो थिंग्स विल चेंज, आई हैव नो डाउट अबाउट ट्रम्प की पॉपुलैरिटी रेटिंग 38% पहुंच गई है। इट। देखिए वो बेचारा, अगर वो ये है कि आजकल उसका हेल्थ भी ठीक नहीं है, और जिस तरीके से जो भी मैं सीरियसली बात कर रहा हूँ, लोग एस्पिरिन जो रोज लेते हैं किस लिए लेते हैं, हार्ट पेशेंट लेते हैं या उनका कोई प्रॉब्लम है वो लेते हैं। हर एक आदमी कोई एस्पिरिन रोज नहीं खाता, एस्पिरिन खाने से और भी प्रॉब्लम होते हैं। और जो भी हर आदमी का ना सूजन नहीं होता पैरों के ऊपर और हाथों के ऊपर, अगर वो सूजन आना शुरू हुआ तो एक नॉर्मल, ही इज अनहेल्दी। द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका इज वेरी क्लियरली अनहेल्दी। सो आई डोंट नो, अमेरिका में मेरे ख्याल में आज पहली बार पिछले 2-3 दिन से हम रहे कि भाई अगर इस प्रेसिडेंट को कुछ हो गया तो आगे क्या होगा। सो इसने बवाल इंटरनल भी खड़ा कर दिया। इंटरनली भी देखिए अमेरिका में कितना प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, राइट। एक्सटर्नली भी इसने हालत खराब कर दिया, खुद का हालत भी ठीक नहीं है। तो उस हालत में विद इन 2 months अमेरिका हैज टेकन अ 180 डिग्रीज। उनका हालत ठीक नहीं है आज के दिन। एक बड़ा इकोनॉमी है, दुनिया का सबसे बड़ा इकोनॉमी है, दुनिया का बड़ा सब पावरफुल देश है, सबसे बड़ा पावरफुल मिलिट्री है इनका, उनका फाइनेंशियल सिस्टम के ऊपर पूरा दुनिया आधारित है, डॉलर इकोनॉमी है। और अगर वो प्रॉब्लम में आ गया तो हम सबको इफेक्ट होगा। एंड फॉर ऑल आवर गुड हेल्थ अमेरिका हैज टू पुल आउट ऑफ इट, नहीं तो इट विल हैव अ रिपल इफेक्ट ऑन ऑल ऑफ अस। एंड आई डोंट सी इट हैपनिंग, ये भी मैं बता रहा हूँ, अगले 2-3 महीने में इट विल नॉट हैपन, बिकॉज आई थिंक ट्रम्प हैज टेकन देम टू अ प्लेस वेयर देयर इज गोइंग टू बी chaos। एंड इस बारे में भी एक आई वांट टू पुट द लास्ट वर्ड इन, एज फार एज आई थिंक अमेरिका, इंडिया इज अ आइलैंड इन दिस chaos।
बड़े बड़े इकोनॉमीज देखिए, यूरोप के इकोनॉमीज ठीक नहीं है, अमेरिकन इकोनॉमी डाउन चल रहा है, चाइना का इकोनॉमी डाउन है, वो इट्स नॉट गोइंग टू गो बैक, रशिया इकोनॉमी इट्स अ वॉर हिट इकोनॉमी, और जब जब भी ये लड़ाई शुरू खत्म होगा उसका इकोनॉमी रिकवर करना टाइम होगा। और ये बड़े बड़े इकोनॉमी में एक ही इकोनॉमी में जो ठीक ठाक है वो इंडिया का इकोनॉमी है। एंड इसको लेके मैं चलूंगा कि इसी से हमें बड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है कि हमारा देश का सही रास्ते पे है। जी। अच्छा, एक इसमें और भी जो चीज़ देखने में आ रही है, वो जो पाकिस्तान के साथ हो रहा है या पाकिस्तान खुद ही कर रहा है। आपने खुद ही शुरू में कहा था कि भई पाकिस्तान अमेरिका के गोदी में जाके बैठ गया। अभी ये इस एससीओ मीटिंग में जो भी दिख रहा है उसमें शहबाज शरीफ तो टोटली साइडलाइन्ड दिख रहा है। वो कहीं मेन फ्रेम में है ही नहीं, और मेन फ्रेम में यू जस्ट सी द 3 टॉप बॉसेस, मोदी, पुतिन एंड शी जिनपिंग। तो ब चाइना क्या सीपेक पे कूल डाउन करेगा, या फिर वो कुछ और रीसेट करेगा यहाँ पर पाकिस्तान के साथ? एंड ऑफ कोर्स टू बी फेयर, शुरुआत तो पाकिस्तान ने ही की है। बात यह है कि चाइना इज टू कमिटेड इन पाकिस्तान, बाहर निकल नहीं सकता, राइट? क्योंकि जितना भी इन्वेस्टमेंट हुआ 20-22 अभी तक, सीपेक बोलते हैं कि ये $62 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है, एक्चुअली हुआ नहीं। इन्वेस्टमेंट हुआ है $20-22 बिलियन, पर $20-22 बिलियन भी कम नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट हो गया है और उसका रिटर्न तो अभी तक चाइना को मिला नहीं। ग्वादर भी उनके हाथ में नहीं है, ये छोड़ नहीं सकते, पाकिस्तान को छोड़ नहीं सकते। पाकिस्तान को अगर छूट गया तो इसका मतलब अफगानिस्तान भी हाथ से गया। अगर अफगानिस्तान और पाकिस्तान हाथ से गए तो दे आर वरीड कि भाई कल के दिन वो इस्लामिक रेडिकलिज्म जिनजियांग में घुस जाए, तिब्बत में कुछ प्रॉब्लम हो गया, अगर इन दोनों में कुछ प्रॉब्लम हो गया तो चाइना तो लुढ़क गया, चाइना तो गया फिर, इनका मेजर प्रॉब्लम है। सो चाइना कैन नॉट लेट पाकिस्तान गो। अगर चाइना का इसमें ये पूरा कहानी में एक उम्मीद जाग रहा है कि भाई इंडिया के साथ फ्रेंड्स हो जाओ, फिर हमारा इकोनॉमी रिवाइव हो जाएगा, फिर फिर भी हम ग्लोबल सुपर पावर बनेंगे, ये काम तो है उसके, राइट? तो इस हालत में पाकिस्तान के ऊपर कंट्रोल रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्वादर में उनका वो पोर्ट इंपॉर्टेंट है, आफ्टर ऑल दे वांटेड टू मेक दैट एज द फर्स्ट ओवरसीज बेस, तो वो ख्वाब है। बट पाकिस्तान, ये मैं बात उस वक्त भी बात जब हम अब सिंदूर हो रहा था उस वक्त भी मैंने बताया था कि पाकिस्तान और चाइना का रिश्ता थोड़ा बदल गया है, क्योंकि हुँ, पाकिस्तान ने जाके वो ट्रम्प के साथ बैठ गए यासीन मुनी। हुँ। सो दे आर, चाइना इज फीलिंग अ लिटिल कट अप। वो ऊपर ऊपर बोलेंगे नहीं, पर अंदर मेरे ख्याल में ये देयर इज सम प्रॉब्लम। एंड चाइना बेवकूफ नहीं है, अगर गिवन द फैक्ट, अगर देखिए वही बात है, अभी अगर इंडिया के साथ अगर अभी बीच में एक लोन रोल ओवर उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया इनको। होगा, बट पाकिस्तान पैसे कहाँ से देगा? कहीं से दे नहीं सकता, उसके पास क्या है? अमेरिका उसको अरे पैसा नहीं सर, दिया। मैसिव अमेरिका ने ऑयल जो भी रिजर्व्स, मैसिव गोल्ड एंड कॉपर। वो सब छोड़ दिए, I वो तो I वो तो never ख्वाब है knew ये। the president of United States could be taken for a ride so easily. देखिए इस मामले में असली मुनीर और वो जो फौजी जनरल हैं वो चालाक हैं, उन्होंने जो उनका फायदा के लिए जो भी है करने के लिए कर दिया। नाउ दे विल ब्लैकमेल। सी देखिए पाकिस्तान का स्टेट जो है पहले दिन से वो ब्लैकमेल के ऊपर ही जीता आ रहा है, राइट? बोलते हैं गठबंधन वगैरह, बट इट इज ब्लैकमेलिंग, दे आर ब्लैकमेलिंग अमेरिकन, दे आर ब्लैकमेलिंग चाइनीज। और चाइनीज विल वन डे रियलाइज, अगर उनका रिश्ता हमारे साथ ठीक हो गया, सामान्य हो गया, तो पाकिस्तान का उनको क्या जरूरत है? फिर अलग खेल होगा। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वो पाकिस्तान को छोड़ेंगे नहीं, छोड़ नहीं सकते, पर मेरे ख्याल में उनको इम्पोर्टेंस भी नहीं देंगे। बोलते रहेंगे हम सीपीसी बढ़ाएंगे, चलाएंगे सेकेंड फेज, ये वो करेंगे नहीं। और एक और बात है कि चाइना के पास भी उतना पैसा नहीं है। आई मीन Hmm. द बेस्ट फैक्ट इज चाइना के पास पैसा नहीं है। चाइना अगर पाकिस्तान में पैसा
लगाएगा वापस तो आएगा ही नहीं कुछ। अगर वही पैसा एक आप 25% भी अगर आप इंडिया में लगाओगे तो उनको मुनाफा होगा। तो वो आखिरकार चाइना क्या है, एक व्यापारी देश है, वो एक कोई लड़ाकू देश नहीं है, राइट। वो उसका व्यापार देखेगा, उसका इंटरेस्ट कहाँ है, उसका इंटरेस्ट इंडिया के साथ है आज के दिन, इसका इंटरेस्ट रशिया के साथ है आज के दिन, राइट। जियोपॉलिटिकली ऑल्सो अलाइनमेंट अगर ये बनाना चाहता है कि वो उसका इंटरेस्ट अगेंस्ट यूएसए है, अगेंस्ट यूएसए है तो ही नीड्स इंडिया विद हिम, ये तो उनका ख्वाब है। अगर आप कोई भी एनालिसिस देखो चाइना के अंदर, उनका ख्वाब है कि इंडिया किस तरीके से चाइना के साथ हो, और ये ख्वाब उनका साकार हो रहा है, तो वो क्यों छोड़ेंगे आपको, राइट। So there will be lot of leeways for us to deal with China. There will be equally leeways for us to deal with America. अभी हालात ठीक नहीं है अमेरिका के साथ, आएंगे, मुड़ेगा। So we will be in a position कि वापस डील करो जिस तरीके से हम चाहते हैं, आखिर our interest should be met. Correct. So very interesting times ahead. So we Yes, wait for things to unfold. और मुझे लगता है unfold. कि 2-3 दिन में और भी क्लैरिटी आएगी, then we'll probably meet again. Yes. आज के लिए तो इतना ही, और आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। जनरल शंकर को बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम।